नमस्कार साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। उम्मीद है आप सभी की स्टडी जो है वो बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने यूपी पीसीएस के थीम पर ही पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड, ठीक है, इट्स बियॉन्ड नामक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम जो यूपी पीसीएस के जो थीम्स है ना, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको करा रहे हैं। उसी के क्रम में हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, जिसका आज चौथा एपिसोड है। ठीक है, इसके पूर्व 3 एपिसोड आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। आप सभी की डिमांड थी कि जो वीडियोज हैं उनके नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिले, तो हमने डिसाइड किया कि आपको पीडीएफ जो है ना, हर वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे चैनल की सभी पीडीएफ और क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा करंट अफेयर की भी आपको वहां पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डेली करंट अफेयर की आपको वहां पीडीएफ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, ये जो क्लासेस है न केवल आपको यूपी पीसीएस में हेल्प करेंगे, ठीक है, अपितु जो अदर स्टेट पीसीएस है, लाइक बीपीएससी हो गया या यूके पीएससी हो गया, ठीक है, एचसीएस हो गया, इसके अलावा इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी ये पीडीएफ और क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो क्लासेस में बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और जितना क्लासेस को सपोर्ट मिलता है तो हमारा मोटिवेशन भी आपको पढ़ाने के लिए बढ़ता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतर इनिशिएटिव लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई। ठीक है, जो गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाई थी उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि गुप्त प्रशासन किस प्रकार का था, कि वह केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था। तो जो गुप्तकालीन जो प्रशासन था ना दोस्तों, वह विकेंद्रीकृत होता है। ठीक है, विकेंद्रीकृत से क्या तात्पर्य होता है? मान लो ये स्टेट है, ठीक है, अब इसमें सेंटर में एक पावर रहेगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो पावर्स का है ना, डिवीजन कर दिया जाता है। ठीक है, इसे ही विकेंद्रण बोला जाता है। यानी कि जो अदर, मान लो एक सेंटर पावर तो है ही है, लेकिन उसमें कई सारे छोटे छोटे स्टेट भी हैं, ठीक है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपको राजा देखने को मिल जाएंगे। अब इन राजाओं के पास अपनी पावर रहेंगे, लेकिन ये अंडर रहेंगे सेंटर पावर के। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं रहते। जो सेंटर पावर होंगे, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य होगा, गुप्त साम्राज्य के अंदर ही ये लोग अपने राज्य का प्रशासन संभालेंगे। ठीक है, वहीं केंद्रीकृत से क्या तात्पर्य होता है कि सारी जो प्रशासनिक शक्ति है ना, सेंटर में ही होती है, सेंटर ही डिसाइड करता है सारी चीजें। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण में पावर का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट इकाई के मध्य या यूनिट के मध्य। ओके, यह आपको याद रखना है। अब बात करें हम गुप्त काल की जो प्रशासनिक इकाई है उनके ऑर्डर के बारे में, तो सबसे हम पहले छोटी इकाई जान लेते हैं। सबसे छोटी इकाई जो गुप्त काल में थी वह थी ग्राम। ठीक है, सबसे निचले लेवल की इकाई थी, और इसका जो हेड होता था वह ग्रामिक कहलाता था, यह आपको याद रखना है। इसके जो ऊपर की इकाई थी, जस्ट एक स्टेप जब हम ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर की इकाई थी पेट या द्रोणमुख या वीथी। इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यह ग्राम से बड़ी होती थी और विषय से छोटी होती थी। विषय क्या है? विषय आधुनिक समय में जो जिला होता है ना, आधुनिक समय का जो जिला होता था, तो गुप्त काल में वह जिला जो है, आधुनिक समय का जो जिला है, उस समय विषय कहलाता था। तो हम पेट, द्रोणमुखी और वीथी पे थे, तो यह एक क्षेत्रीय इकाई थी। ठीक है, जो ग्राम से बड़ी होती थी और विषय से छोटी होती थी। बात करें हम विषय की, जो पेट या द्रोणमुखी या विथी से एक स्टेप ऊपर की थी। ठीक है, तो विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि विषय जो आधुनिक जिले के समान होता था, और इसका जो हेड होता था ना, वह था विषयाधिपति। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाँ, विषय का हेड कौन था या फिर ग्राम का हेड कौन था। तो यह आपको पता होना चाहिए कि विषय का हेड विषयाधिपति होता था, और विषय से जैसे ही हम एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो हमें भुक्ति देखने को मिल जाता है। ठीक है, भुक्ति को आधुनिक समय का जो स्टेट है, आधुनिक समय में, आधुनिक टाइम में जो आपको स्टेट देखने को मिलता है ना, राज्य, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये जो स्टेट होते थे उस समय, यानी कि गुप्त काल के समय, भुक्ति कहलाते थे। ठीक है, और भुक्ति के ही हेड को ऊपरी कहा जाता था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो भुक्ति जो होता था प्रांत या कमिश्नरी होता था। ठीक है,
और इसका जो हेड है उपरी कहलाता था। अब भुक्ति के जो ऊपर जो हमारी प्रशासनिक इकाई है वह आ जाती है देश या राष्ट्र, ठीक? और साम्राज्य की सर्वोच्च प्रादेशिक इकाई थी, ठीक है, देश या राष्ट्र। सबसे टॉप पे देश या राष्ट्र होता था और सबसे निचले लेवल पे आपको ग्राम देखने को मिल जाएगा गुप्तकाल प्रशासनिक इकाई में। इतना आपको याद रखना है। एक बार क्रम हमें और देख लेते हैं। सबसे नीचे ग्राम, उससे ऊपर पेट, द्रोणमुखी या विधि, उससे ऊपर विषय और उससे ऊपर भुक्ति जिसका हेड ऊपरी होता था, देन इससे ऊपर देश या राष्ट्र। तो यह क्रम आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार क्रम पूछ लिया जाता है और यदि क्रम नहीं पूछता तो किसी एक यानी कि किसी एक जो यूनिट है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। लाइक भुक्ति पूछ लिया और भुक्ति के बारे में ही पूछ लिया कि हाँ भाई भुक्ति का हेड कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए भुक्ति का हेड ऊपरी होता है, ठीक है। इसके अलावा विषय का जो हेड है विषय अधिपति होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। अब गुप्त काल से रिलेटेड अन्य जो यहाँ पे हमारा टॉपिक दे रखा है कि गुप्त काल में जो भूमि होती थी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रमुख शब्दावलियां थी वो क्या क्या थी, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो गुप्त काल में दोस्तों कई प्रकार की भूमि होती थी जिनका तात्पर्य भी अलग अलग होता था। बात करें हम क्षेत्र, ठीक है, गुप्त काल में जो क्षेत्र नामक भूमि थी यह कृषि करने योग्य एवं उपजाऊ भूमि थी। यह जो लैंड होती थी ना क्षेत्र नामक, वह बहुत ही फर्टाइल होती थी, जिस पर हम डिफरेंस टाइप की जो खेती है की जा सकती थी। उस टाइम करते भी थे लोग। तो जो क्षेत्र आपको याद रखना है, उपजाऊ भूमि होती थी, ठीक है, फर्टाइल लैंड होती थी, इसके अलावा खेती योग्य होती थी, ठीक है, जिसमें फसल का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता था। उसके बाद हम बात करें वास्तु नामक भूमि की, तो वास्तु नामक जो भूमि है ना वह आवास हेतु यूज होती थी, ठीक है, आवास के लिए। यह आपको पता होना चाहिए। वास्तु नामक जो भूमि है गुप्त काल में वह वास करने योग्य भूमि थी। इसके अलावा चारागाह भूमि की हम बात करें, चारागाह भूमि को अपहत भी कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक है अपहत नामक भूमि, ठीक है, एक है अपहत। तो अपहत जो है वह चारागाह भूमि है, ठीक है, यह याद रखना। और चारागाह जो भूमि होती थी वह पशुओं के चारे योग्य भूमि होती थी। यहाँ से जो पशुओं के लिए जो चारा होता था ना उसकी प्राप्ति की जाती थी। पर है जो खील है उतनी फर्टाइल नहीं होती थी। लास्ट में हमारी जो भूमि है अपहत, ठीक है, मैंने पहले भी कहा अपहत और अपहत में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अपहत चारागाह भूमि है, अपहत जो है वह जंगली भूमि है, ठीक है, जंगली भूमि जिसे जोता नहीं जा सकता, ठीक है, जोता नहीं जा सकता जंगली भूमि को। ओके, तो आपको याद रखना है कि अपहत जंगली भूमि है जिसे जोता नहीं जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हम जो वैदिक काल प्रशासन है एवं उनसे रिलेटेड जो ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ अधिकारी और पद दे रखे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ उनके प्रशासनिक दायित्व का वर्णन किया गया है। एक बात बता दूं, ये सभी फैक्ट रटने योग्य हैं, यहाँ पे समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितना हो आप इन चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनको आप नोट करते जाएं अपने उन्हीं नोट्स में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा वीडियोस को कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वैदिक काल प्रशासन के बारे में। तो बढ़ने से पहले मैं आपको वैदिक काल के बारे में बता दूं तो दोस्तों वैदिक काल जो है ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है ऋग्वैदिक, पता ही होगा आपको ऋग्वैदिक, और दूसरा है लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक। अब ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड था वह 1500 से लेके 1000 यानी कि 1000 बीसी तक था, और लेटर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के अराउंड माना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वैदिक काल के प्रशासन का तात्पर्य है कि हमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों काल के प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ पर देखना है। बात की जाए कुलपति की, तो कुलपति कौन होता था दोस्तों? तो कुलपति वैदिक काल में परिवार का मुखिया होता था, ठीक है, और कुल का प्रधान भी कहलाता था कौन? कुलपति। ग्रामणी की बात करें तो जैसे नाम से पता लग रहा होगा ग्रामणी, और हमने गुप्त काल में भी इसके बारे में पढ़ा है, गुप्त काल में ही पढ़ा है, ठीक है। अभी इससे पूर्व जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसमें हमने ग्रामणी के बारे में पढ़ा है। तो ग्रामणी कौन होता था? ग्राम का मुखिया, ठीक है। इसे गांव का प्रशासनिक प्रमुख भी कह देते थे। गांव का जो प्रशासनिक हेड होता था वह ग्रामणी कहलाता था। स्पष्ट की बात करें तो ये जासूस होते थे दोस्तों, ठीक है। स्पष्ट वैदिक काल में जासूस होते थे, गुप्तचर का कार्य करते थे और संदेश वाहक थे, राजा के कान और आंखों के भांति के रूप में कार्य करते थे तब वैदिक काल में। ओके, वाज्रपति की हम बात करें तो वाज्रपति चारगाहों और गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो चारगाह और गोचर भूमि थी ना उसका हेड वाज्रपति कहलाता था। वहीं भागदूह की बात की जाए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भागदूह, ठीक है। बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा जो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो भागदूह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। क्या करता था भागदूह? तो राजस्व जो कलेक्टर था यानी कि संग्रह करता था
वह कौन था? भागदू, यानी कि कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदू कहलाता था। जीवग्रह की बात करें तो यह पुलिस अधिकारी होता था या जेल का हेड होता था, ठीक है, कारागार अधीक्षक के रूप में कार्य करता था जीवग्रह। अच्छवाप की हम बात करें तो अच्छवाप जो होता था वह लेखपाल होता था, ठीक है। आधुनिक काल में जो यूपी में लेखपाल होता है ना, यूपी का जो लेखपाल होता है ना, वही कार्य करता था अच्छवाप, ठीक है। कब? तो वैदिक काल में। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि अच्छवाप कौन था? लेखपाल था, इसे लेखाकार भी कहते हैं। इसके अलावा यह जुए के अड्डे का अधिकारी भी था। अथापति की बात की जाए तो अथापति मुख्य न्यायाधीश था वैदिक काल में, ठीक है। वहीं संग्रहीति की बात करें तो संग्रहीति कोषा अध्यक्ष था, राजकोष का संरक्षक, जिसे हम ट्रेजरी ऑफिसर भी कह देते हैं, ठीक है, टीओ। ओके, तो कौन था टीओ यानी कि कोषाध्यक्ष कौन था? तो संग्रहित्री, आपको पता होना चाहिए। तक्षण की बात करें तो तक्षण आपको पता है, तक्षण कौन है? बढ़ई, बढ़ई से संबंधित था, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पता होना चाहिए। पालागला की बात करें तो संदेश वाहक था, दूत के रूप में कार्य करता था वैदिक काल में, ठीक है। तो यह पता होना चाहिए, वैदिक काल में दूत के रूप में काम कौन करता था? तो पालागला, ठीक है। गोवी कर्तना की बात की जाए तो गोवी कर्तना वनों और खेलों का रक्षक होता था, ठीक है। वनों और खेलों से संबंधित अधिकारी गोवी कर्तना कहलाता था। तो यहां पर हमारा वैदिक काल प्रशासनिक एवं अधिकारी का टॉपिक कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि महाजनपद काल में, जनपद काल में 16 महाजनपद हुए, ठीक है। 16 महाजनपद हुए। अब 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद थे ना, वह आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अब हम इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद स्थित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो महाजनपद कहाँ स्थित हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या होती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से। तो हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। बौद्ध प्लस जो जैन ग्रंथ है ना, वहां से हमें जानकारी मिल जाती है महाजनपदों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं जैन ग्रंथ की बात की जाए तो जैन ग्रंथ में आपको भगवती सूत्र देखने को मिल जाएगा, भगवती सूत्र देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं स्लाइड में नहीं दे रखी, प्लीज अपने नोट्स में इन्हें जरूर नोट करें। ओके, तो बात करें हमारे पहले महाजनपद की जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था वह था मल। मल आपको आधुनिक रूप में कहां देखने को मिल जाएगा? तो गोरखपुर के आसपास आपको मल देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो राजधानी थी वह थी कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा और पावा इसकी राजधानी थी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बता दूं मैं कि जो मल्ल जो था ना, मल्ल में ही बुद्ध का जो था महापरिनिर्वाण भी हुआ था कुशीनारा के पास, ठीक है। जो मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा, वहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। काशी की बात की जाए तो काशी जो वर्तमान समय में वाराणसी है ना, ठीक है, वहीं पर काशी महाजनपद अवस्थित था। जो इसकी राजधानी थी वाराणसी थी और यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने ही वाराणसी पर विजय हासिल की थी, ठीक है। बात करें कौशल महाजनपद की तो कौशल महाजनपद आज आपको गोंडा फैजाबाद के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी राजधानी थी अयोध्या, ठीक है। अयोध्या या साकेत कह सकते हैं, ठीक है। श्रावस्ती भी इसकी राजधानी कह सकते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में यह अयोध्या के आसपास है, ठीक है। प्राचीन राजधानी की बात की जाए तो श्रावस्ती यह कहलाती थी। वत्स महाजनपद की यदि हम बात करें तो वत्स महाजनपद कहां पर अवस्थित था? तो यह आधुनिक मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास वत्स महाजनपद अवस्थित था। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वह कौशाम्बी थी, ठीक है। आज के समय कौशाम्बी आपको जिला भी देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राचीन समय में भी वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था वह राजा उदयन के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। राजा उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। बात करें हम चेदी महाजनपद की तो चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित था, जिसकी राजधानी आपको सुक्तिमती देखने को मिल जाती है। पंचाल महाजनपद की बात करें तो यह पश्चिमी यूपी रुहेलखंड के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, ठीक है, जो कि उत्तरी राजधानी थी। अहिछत्र आपको उत्तरी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और दक्षिणी राजधानी की बात करें तो काम्पिल्य देखने को मिल जाएगी। तो पंचाल वर्तमान समय के कहां पर अवस्थित था? तो पश्चिमी यूपी हम कह सकते हैं, रुहेलखंड के आसपास, जिसकी राजधानी 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी की बात करें तो अहिछत्र थी और दक्षिणी राजधानी की यदि हम बात करें तो काम्पिल्य थी। सूरसेन महाजनपद के बारे में हम आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल जो क्षेत्र है ना, वहां पर अवस्थित था, ठीक है। राजधानी इसकी मथुरा थी सूरसेन की, और यहाँ का जो राजा था वह अवंती पुत्र कहलाता था, ठीक है। कुरु की हम बात कर लें, जो कुरु महाजनपद था वह मेरठ दिल्ली के आसपास अवस्थित था, ठीक है। और कुछ दक्षिण पूर्वी हरियाणा का भी भाग इसके अंदर सम्मिलित था। इसकी जो राजधानी थी कुरु की
वह थी इंद्रप्रस्थ। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंसाइट्स आपको दे रखे हैं कि यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन महाजनपद से पूछे जाते हैं। तो कई बार दोस्तों राजधानियों के रूप में यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाँ, एक तरफ आपको राज्य दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको राजधानियां दे दी जाएगी, और आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि आप मिलाइए कौन सी राजधानी किस महाजनपद की। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जाम में महाजनपदों से क्वेश्चन बनते ही होंगे। और बिलीव ना हो तो आप पीवाईक्यू उठा के देखिए। और आपको मैं बता दूं, ये जो सीरीज भी चल रही है ना, पीवाईक्यू बेस्ड ही चल रही है। मैं कुछ भी इस सीरीज में अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं। ठीक है, जो बार बार पीवाईक्यू में पूछा गया है ना, वही टॉपिक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो प्लीज इस सीरीज की सीरियसनेस को समझिए। और मैं फिर एक बार आपको कहना चाह रहा हूं कि आप इस सीरीज को सीरियस लेंगे तो जो आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम जो 6 दिसंबर को होना है, ठीक है, उसमें जरूर सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आगे। अब यहां पर हम नवपाषाण काल से रिलेटेड कुछ स्थलों को देख लेते हैं। ठीक है, एंड ये भी देखते हैं कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा गया है। जो पीवाईक्यू में पूछा गया है मैं वही चीजें लेके आया हूं, और उनसे रिलेटेड क्या भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बात करें जो हमारा पहला नवपाषाण काल का जो स्थल है वह है बुर्जहोम। बुर्जहोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बुर्जहोम फेमस किस लिए है, तो ये आपको गर्तवास के लिए फेमस है। गर्तवास का तात्पर्य है जमीन के अंदर घर बनाकर रहना। ठीक है, गोल गोल घर होते थे जमीन के अंदर, उन्हें गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा बुर्जहोम से दोस्तों आपको मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिल जाता है। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बुर्जहोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। कश्मीर में देखने के साथ साथ बुर्जहोम से हमें क्या पता चलता है, तो गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अब बात की जाए गुफ कराल जो स्थल था नवपाषाण काल का, गुफ कराल जो स्थल था वह भी कश्मीर में ही अवस्थित था। अब गुफ कराल से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमें हड्डी के औजार देखने को मिल जाएंगे, धूसर मृदभांड देखने को मिल जाएंगे, और सिलबट्टा, यहाँ सलबट्टा लिखा हुआ है, सिलबट्टा है। ठीक है, सिलबट्टा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सब चीजें हमें गुफकराल से देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें हम चिरांद की। चिरांद कहाँ अवस्थित था, बिहार में आपको चिरांद नवपाषाण काल जो स्थल है देखने को मिल जाएगा। तो पहला फैक्ट आपको यही याद रखना है कि भाई जो स्थल है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है। जैसे बुर्जहोम हो गया कश्मीर में देखने को मिल रहा है, गुफकराल हो गया वो भी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आगे का स्टेप है कि उस स्थल से हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो चिरांद है वह हमें बिहार में देखने को मिल रहा है। तो अब चिरांद से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या मिलते हैं हमें वहां से साक्ष्य, तो यहाँ से हड्डियों के जो प्रचुर उपकरण है वह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्यापक स्तर में जो हड्डियों के जो प्रमाण प्राप्त हुए नवपाषाण काल के वह हमें चिरांद से ही देखने को मिलते हैं। अब सारू तारू की हम बात करें तो सारू तारू जो स्थल है नवपाषाण काल स्थल है वह असम में देखने को हमें मिल जाता है, और यहाँ से हमें आदिम कुल्हाड़ियां के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। दाऊजली की बात करें तो दाऊजली भी असम में ही स्थित है, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के। अब बात करें मेहरगढ़ की दोस्तों, तो मेहरगढ़ हड़प्पा काल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, हड़प्पा काल के अलावा यह नवपाषाण काल में भी एक प्रमुख साक्ष्य रहा है। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ से हमें गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जौ की 2 किस्में भी पाई जाती है, और स्थायी जीवन का भी प्रमाण हमें मेहरगढ़ से ही देखने को मिलता है। अब बात की जाए लहुरा देव की। ठीक है, लहुरा देव कहाँ अवस्थित है, तो यूपी में अवस्थित है। ठीक है, और यूपी के किस जिले में, तो संत कबीर नगर जिला जो है ना, संत कबीर नगर जिले में हमें लहुरा देव देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब लहुरा देव से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कृषि का जो पहले प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था ना, तो पहले मेहरगढ़ को ही माना जाता था, लेकिन नवीनतम जो प्रमाण आए हैं, ठीक है, नवीनतम प्रमाणों के अनुसार अब कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना, वह उसका जो स्थल माना जाता है ना, वह लहुरा देव को माना जाता है। लहुरा देव अवस्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से हमें किस चीज का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो चावल यानी कि धान का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है, और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो हमें मिलते ही मिलते हैं। कोल्डी हवा की बात करें तो दोस्तों कोल्डी हवा भी आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा, मिर्जापुर के आसपास। ठीक है, मिर्जापुर के आसपास स्थल है, और बेलन नदी के तट पर ही यह स्थल अवस्थित है। कौन सा स्थल, तो कोल्डी हवा। अब यहां से भी धान की खेती के वैश्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। बात की जाए महादाह की, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, एक सेकंड, महादाह। ठीक है,
अगर नोट्स में आपके गड़बड़ हो तो प्लीज इसे सुधार लें। तो महादहा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो महादहा कहाँ अवस्थित है, किस जिले में? तो महादहा आपको प्रतापगढ़ के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जो जिला है ना, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा महादहा। ठीक है, तो महादहा से हमें गोलाकार झोपड़ी और दहान जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहीं चौपानी माड़ो की बात की जाए तो चौपानी माड़ो भी उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। और चौपानी माड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूक्ष्म पाषाण यानी कि जो माइक्रोलिथ है ना, ठीक है, वह प्राप्त होते हैं। जो छोटे छोटे औजार होते हैं ना पत्थरों के, वही माइक्रोलिथ कहलाते हैं या सूक्ष्म पाषाण कहलाते हैं। इसके अलावा मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड यानी कि बर्तन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संगन कल्लू और पिकली हल दो नवपाषाण कला स्थल हैं जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। अब संगन कल्लू और पिकली हल से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वहां से हमें राख के टीलों के ढेर प्राप्त हो जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि राख के टीले को ढेर है वह हमें कहां से प्राप्त होते हैं? संगन कल्लू से प्राप्त होते हैं, पिकली हल से प्राप्त होते हैं। दो स्थल कर्नाटक में यह अवस्थित है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नवपाषाण काल के जो स्थल हैं वह टॉपिक समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं एवं उनसे रिलेटेड हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता हर आयोग का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से करिए। ठीक है, जितना हो रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपके एग्जाम की सक्सेस की है। ठीक है, और कोई माध्यम नहीं एग्जाम को पार करने का। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें। ठीक है, और जो अपना माइंडसेट है ना वो आयोग के अकॉर्डिंग विकसित कर लें। ठीक है, कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, और इसी से हमारी जो एलिमिनेट पावर है ना, एलिमिनेट जो पावर है वह बढ़ती। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते, लेकिन एलिमिनेशन के माध्यम से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा पहला स्थल है वह है हड़प्पा। अब जो हड़प्पा स्थल है वह आपको रावी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। अब हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहां अवस्थित है? तो आपको यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपको पहले पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो स्थल है वह पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की, यह भी आपको पता होना चाहिए कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की है। अब हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, वह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मान लो शमशान R37 हमें कहां से प्राप्त हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हड़प्पा। तो अब देख लेते हैं हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या प्राप्त हुए। तो हमें हड़प्पा से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शमशान R37 के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे हम उर्वरा देवी भी कह देते हैं, इन्हें उर्वरा देवी भी कहा जाता है। ठीक है, ये साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा के स्थल से। बात करें हम मोहनजोदड़ो की, तो ठीक है, मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता था मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता था। अब मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ही अवस्थित है। तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहां अवस्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कौन करता है? तो इसका उत्खनन करता जो होता है वह कौन होता है? तो रखाल दास बनर्जी, यानी कि जो RD बनर्जी है वही इसके उत्खनन करता है। और कब फाउंड किया? तो 1922 में इसका उत्खनन करवाया। ओके, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करें मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानगार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, नर्तकी की कांच से मूर्ति देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वह भी देखने को मिल जाती है। मुहर भी पशुपतिनाथ की यहाँ से देखने को मिलती है। लोथल की बात करें तो यह बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस बंदरगाह था। ठीक है, जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, और गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं लोथल से। इसके अलावा जो व्यापार होता था, ठीक है, इसी बंदरगाह से होता था। विदेशों से जो व्यापार होता था वह लोथल से ही होता था, यह आपको पता होना चाहिए। तो लोथल की यदि हम बात करें तो लोथल अवस्थित कहाँ है? तो यह गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अब इसके जो उत्खनन करता है वह है SR राव। 1955 में SR राव ने इसका उत्खनन करवाया।
ठीक है। इसके अलावा लोथल से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो 3 युगल समाधिकरण, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, लोथल से हमें 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा डॉकयार्ड यानी कि गोदी बाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और मनके बनाने के जो कारखाने हैं ना, वह भी हमें लोथल से देखने को मिलते हैं। धोलावीरा की बात करें दोस्तों, तो धोलावीरा गुजरात में ही अवस्थित था। इसके अलावा गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, वहीं पर धोलावीरा की अवस्थिति देखी गई है। अब इसके उत्खनन और की बात करें तो जेपी जोशी और आरएस बिस्ट इसके उत्खनन से संबंधित थे, इसके खोजकर्ता से रिलेटेड थे, खोज से रिलेटेड थे धौलावीरा से, इतना आपको याद रखना है। अब धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हमें क्या क्या साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा शैलकृत जलकुंड जो है ना, उसके भी साक्ष्य हमें धौलावीरा से ही देखने को मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट है, 10 बड़े चिन्ह वाला जो साइन बोर्ड है ना, वह भी हमें धौलावीरा से ही देखने को मिल जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जुते हुए जो खेत है ना, खेत है, और टेराकोटा हल, ठीक है, टेराकोटा हल, इन दोनों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब उत्खननकर्ता से रिलेटेड बात करें, ये कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, यहाँ पर ये कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे, बीबी लाल और बीके थापर। अब यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो कच्ची ईंटों के भवन हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य हमें भूकंप के कालीबंगा से ही देखने को मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे बालाकोट। बालाकोट से हमें सीप की चूड़ियां देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा मांडा की बात करें तो मांडा से हमें कांच से पेचदार पिन देखने को मिल जाती है, और यही मांडा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें नौसारों की, तो नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हुलास जो कि यूपी में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे सैंधव लिपि मुक्त ठप्पा की प्राप्ति हुई है। सुतकांगेंडोर की बात करें तो यहाँ से मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। सुतकांगेंडोर आधुनिक जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना, वहां देखने को मिल जाएगा आपको सुतकांगेंडोर। ठीक है, बलूचिस्तान में, एक सेकंड, सुतकांगेंडोर आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का ही भाग है। और यह दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है। किसके नदी के किनारे, तो दाश्क नदी के किनारे, यह पता होना चाहिए। दैमाबाद की बात करें दोस्तों, तो दैमाबाद से रथ, सांड और गैंडे की आकृति प्राप्त होती है, और दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, तो प्रवरा, ठीक है, या गोदावरी भी कह देते हैं, गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। बात करें बनावली की, तो बनावली आपको कहां देखने को मिलेगा, तो हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। बनावली हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें हल्का खिलौना और लाजवर्द मनके की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो भारतीय इतिहास में सिक्कों से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में यहाँ फटाफट जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सिक्कों पर सर्वप्रथम जो लेख है वह किनका देखने को हमें मिलता है, तो यवन शासकों यानी कि ग्रीक शासकों द्वारा सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसमें राजाओं के नाम लिखे जाते थे और चित्र अंकित होने लगे थे। ठीक है, दो चीजें शुरू हुई थी, राजाओं के नाम और चित्र अंकित होते थे। राजाओं के जो चित्र होते थे उनको अंकित किया जाता था सिक्कों पर। सर्वप्रथम किसने शुरू किया, तो यवन शासकों द्वारा शुरू किया गया, यह आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों की बात करें कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो यह भी इंडो ग्रीक शासकों यानी कि हिंद यूनानियों ने ही चलाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो गोल्ड कॉइन है ना, किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक शासकों द्वारा ही जारी किए गए। अब बात करें सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के यानी कि उनमें जो सोने की जो मात्रा है ना, वह ज्यादा से ज्यादा रही होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रही होगी, सोने की सिक्कों, सोने की क्वांटिटी ज्यादा रही होगी। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्कों से यही तात्पर्य। तो सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया। और कुषाण शासकों में भी विशेषकर बिम कड़फिसेस द्वारा ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित है, और कुषाण शासकों में भी किससे, तो बिम कड़फिसेस से संबंधित है। अब बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने
जारी किए। तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए हैं। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं कि शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए। ठीक है, तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी करते हैं गुप्तकाल शासक और शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी करते हैं कुषाण शासक। कुछ महत्वपूर्ण गुप्त शासक हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त द्वारा ये सोने के सिक्के जारी किए गए। अब देख लेते हैं कि तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए। तो तांबे के सिक्के भी सबसे ज्यादा कुषाण शासकों द्वारा ही जारी किए गए थे। ठीक है, तो यह फैक्ट भी याद रखें कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए, तो कुषाण शासकों द्वारा ही जारी किए गए थे। अब सीसे और टिन के सिक्कों की बात कर लें हम, तो सीसा और टिन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा व्यापक स्तर पर जारी किए गए थे। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि सीसे के सिक्के सर्वाधिक या सबसे ज्यादा किसके द्वारा जारी किए गए, तो सातवाहन शासकों द्वारा यह जारी किए गए। अब बात करें सबसे ज्यादा सिक्के संख्या में किसने जारी किए, यानी कि सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं क्वांटिटी में किसने जारी किए, तो मौर्योत्तर और गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किए गए क्वांटिटी में। मौर्य काल में दोस्तों आहत और पंचमार्क सिक्के चलते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। आहत और पंचमार्क सिक्के मौर्य काल में चलते थे। इनकी शुरुआत होती है महाजनपद काल से ही हो जाती है। ठीक है, शुरुआत मानी जाती है महाजनपद काल से। ठीक है, शुरुआत यहीं से मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मौर्य काल में ही ये सिक्के चले थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिक्कों से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम प्रमुख संवत एवं उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि सारे संबंध इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी मैं कराऊं जिनमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क लगाऊं, प्लीज उन्हें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला संवत है विक्रम संवत। ठीक है, इसकी डेट है 57 BC, यानी कि 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत की डेट है। और इसे जारी किसने किया था, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा इसे जारी किया गया था। कब, क्यों जारी किया गया था, तो उनकी शकों पर जब विजय हुई थी ना। ठीक है, तो शकों पर विजय के उपरांत जो विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने विक्रम संवत चलाया। ठीक है, कब, 57 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। उसके बाद शक संवत किसने शुरुआत की, शक संवत की, तो कुषाण शासक थे कनिष्क। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई और यह जो डेट है वह है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, कनिष्क ने की थी जो कि कुषाण राजा थे। और भारत सरकार का यह राष्ट्रीय संवत है, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत सरकार का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, तो शक संवत है। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो कलचुरिया चेदी संवत है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 248 ईस्वी में हुई। ठीक है, और अभीर राजा ईश्वर सेन ने इसकी शुरुआत की। तो कलचुरी चेदी संवत की बात करें तो 248 ईस्वी में शुरुआत हुई, अभीर राजा ईश्वर सेन ने इसकी शुरुआत की। गुप्त संवत की बात की तो जब गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है तभी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की 319 ईस्वी में शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में होती है। ठीक, कौन करता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। बात करें हर्ष संवत की तो हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा, तो कन्नौज के जो शासक हर्षवर्धन थे ना, उनके द्वारा यह शुरुआत की जाती थी। देखिए इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो विक्रम संवत आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, शक संवत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गुप्त संवत पे भी नजर रखिएगा, कलचुरी चेदी संवत को भी देख सकते हैं, हर्ष संवत भी आप थोड़ा बोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार अरेंज करने को आ जाता है या मिलान करने को क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा चलाया गया, तो हजरत मोहम्मद द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, जब वो मक्का से मदीना गए थे ना, उसी को ही हिजरी संवत कहा जाता है। और वह डेट कब की थी, तो 622 ईस्वी की। ठीक है, तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, अब 825 ईस्वी में कोल्लम संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, तो 825 ईस्वी में कोल्लम संवत की शुरुआत की गई शंकराचार्य द्वारा। शंकराचार्य केरल मालाबार से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। 1113 ईस्वी में सिद्ध संवत, यानी कि इसे सिंह संवत भी कहते हैं और सिद्ध संवत भी कहते हैं। तो 1113 ईस्वी में सिद्ध संवत की शुरुआत की गई, जिसे हम चालुक्य संवत भी कह देते हैं। और इसे चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज द्वारा शुरू किया गया, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1190 ईस्वी में लक्ष्मण संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, इसे बंगाल के शासक जो है ना, सेन वंश के जो शासक थे उस समय, तो बंगाल के जो शासक लक्ष्मण सेन थे उनके द्वारा लक्ष्मण संवत की शुरुआत की गई 1190 ईस्वी में।
1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसे जारी किसने किया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसे जारी किया गया। तो 1583 में इलाही संवत आपको याद रखना है। 1673 में राजसक संवत की शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्य अभिषेक होता है ना, तब राजसक संवत की शुरुआत होती है। कब? तो 1673 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे संवत थे जिन्हें आपको याद रखना है। एक बार हम फिर आपको इंपॉर्टेंट संवत बता दूं। विक्रम संवत आपको याद रखना है। शक संवत आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गुप्त संवत भी आपको पता होना चाहिए। हर्ष संवत भी पता होना चाहिए। ठीक है, इलाही संवत के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राजसक संवत भी आप याद कर सकते हैं। मोटा मोटा आपको बेसिकली सभी याद रखना है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं जिन पे मैंने कहा है कि आपको याद होना चाहिए, तो वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक आदर्श वाक्य हैं। ठीक है, अब वो आदर्श वाक्य लिए कहां से गए, उनके सोर्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई सत्यमेव जयते है जैसे, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, यह आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में बन जाते हैं या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बन जाते हैं। इवन यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते हमने मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसके अलावा सत्यमेव जयते जो है वह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों, तो गायत्री मंत्र हमने ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ठीक है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं, यह आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमने गायत्री मंत्र को लिया है। ठीक है, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। वहीं तमसो ज्योतिर्गमय कहां से हमने लिया है? तो ऋग्वेद से इसे हमें उठाया। ऋग्वेद के अलावा वृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो तमसो ज्योतिर्गमय आपको वृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिल जाएगा। यतो धर्मोस्ततो जयम की बात करें हम, तो यह महाभारत से लिया गया वाक्य है। वहीं यम नचिकेता जो संवाद है वह कठोपनिषद में देखने को मिल जाएगा। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करें तो यह वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया वाक्य है। वसुदेव कुटुंबकम की यदि हम बात करें तो यह महा उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों वसुदेव जो कुटुंबकम था उसे हमने G20 का आदर्श वाक्य भी बनाया। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी जो वाक्य हमने रामायण से लिया गया है। इसके अलावा विद्या ददाति विनयम हमने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। यानी कि गीता से हमने क्या उठाया है? तो विद्या ददाति विनयम। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन वाक्य जो है वह हमने गीता से ही उठाया है। ठीक है, तो इसका वर्णन हमें कहां मिलेगा? तो गीता में मिल जाएगा। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम जो वाक्य है हमने कठोपनिषद से लिया है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अतिथि देवो भव का जो वाक्य हमने तैत्तिरीय ब्राह्मण से पिक किया है। ठीक है, अतिथि देवो भव आपको कहां देखने को मिलेगा? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखने को मिल जाएगा। तत्त्वमसि जो शब्द है वह हमने छांदोग्य उपनिषद से उठाया है। वहीं अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है वृहदारण्यक उपनिषद से हमने पिक किया है। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है आपको वृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट धार्मिक आदर्श है दोस्तों, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सब रटने वाले ही हैं, समझाने जैसा यहाँ कुछ नहीं, तो प्लीज ये सब चीजें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर कुछ ऋग्वेद के जो मंडल है उन्हें दे रखा है, उनसे संबंधित जो रचयिता है उनके बारे में वर्णन है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। सारे मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उनमें मैंने स्टार मार्क लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको रटे होने चाहिए ऋग्वेद के जो मंडल है। ठीक है, तो बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ठीक है, और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10,000 के अराउंड 10,562 के अराउंड मंत्र हैं वेद देवताओं के लिए। ठीक है, तो अब प्रथम मंडल की यदि हम बात करें तो इनके रचयिता जो है वह है मधुछंद, मेधातिथि और गौतम आदि इनके रचयिता थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रहता है तो बेहतर है। द्वितीय जो हमारा मंडल है ऋग्वेद का वह उससे कौन संबंधित है? तो गृत्समद। ठीक है, गृत्समद ऋग्वेद के दूसरे मंडल से संबंधित है। अब तीसरे मंडल की बात करें जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। अब तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र, इसी में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और सूर्य देवता जो गायत्री मंत्र है ना दोस्तों, वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, यह भी पता होना चाहिए। चतुर्थ मंडल की बात करें तो उसके रचयिता वामदेव है और यह कृषि से संबंधित इसमें मंत्रों का वर्णन दे रखा है। पंचम मंडल की बात करें, जो पांचवा मंडल है हमारा,
उसके रचयिता अत्रि ऋषि हैं। ठीक है, छठा हमारा मंडल है, उसके रचयिता भारद्वाज ऋषि हैं। भारद्वाज ऋषि छठे मंडल के रचयिता हैं। और सातवां जो मंडल है उसके रचयिता हैं वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ। और सातवें जो मंडल में ही ना दोस्तों दशराज युद्ध का वर्णन, ठीक है, जो कि परुष्णी, जो कि आधुनिक समय में रावी नदी कहलाती है, ठीक है, उसके तट पर युद्ध हुआ था। कौन सा? तो दशराज युद्ध। और इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। राजा सुदास की विजय हुई दशराज युद्ध में। और दशराज युद्ध का वर्णन हमें सातवें मंडल में मिलता है और सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। बात करें हम आठवें मंडल की, ठीक है, आठवें मंडल के जो रचयिता है वो कंडव और अंगिरस है। ठीक है, अंगिरस जो ऋषि थे आठवें मंडल के रचयिता है। नवम मंडल की बात करें, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है नवम मंडल भी। तो नवम मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, सोम देवता का वर्णन है नवम मंडल में, आपको यह पता होना चाहिए। अब दसम मंडल की बात करें तो दसम मंडल के रचयिता कौन है? भीमन और इंद्रादि। ठीक है, दसवें मंडल के रचयिता आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दसवें मंडल में ही हमें पुरुष सूक्त देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब पुरुष सूक्त में ही हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, वैश्य, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 वर्ण है ना, इनका वर्णन हमें पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। और पुरुष सूक्त का वर्णन दसम मंडल में, यानी कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के। और इसी 10वें मंडल में दोस्तों आपको नदी सूक्त भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नदी सूक्त देखने को मिलेगा जिसमें नदियों की स्तुति की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऋग्वेद के मंडल से संबंधित टॉपिक खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो इनिशिएटिव है पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह इनिशिएटिव पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपके जो भी मित्र सहपाठी हैं जो भी यूपीपीसीएस की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनका भी एग्जाम निकल सके आपके साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड की नेक्स्ट सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।